मैं अपनी एंगेजमेंट की अंगूठी को घुमा रही थी। उसका नन्हा सफेद नंग जैसे मेरे दिल में चुभ गया था। एक आंसू टूटकर मेरे गाल पर गिरा और लुढ़कता हुआ उस सफेद नंग पर जा टिका। मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में लगी कुर्सियों पर एक पर बैठी हुई थी, क्योंकि अभी अभी जो खबर मुझे सुनाई गई थी वो मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। मेरी खुशी को जैसे किसी की बुरी नजर लग गई थी, क्योंकि अंदर इमरजेंसी रूम में मेरा मंगेतर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका था और एक टांग बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। थोड़ी देर पहले डॉक्टर ने मुझे आकर बताया था कि हमें उसकी एक टांग काटनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो बिल्कुल ही खराब हो चुकी है और दूसरे शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मैं कुछ पल तो बिल्कुल गुमसुम सी डॉक्टर को देखती रही, जैसे मुझे समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो मुझसे क्या कह रहा है और मैं कहाँ खड़ी हूँ। मेरा पूरा दिमाग सुन्न हो चुका था। अभी कल की ही तो बात थी जब मेरा आदित्य अपनी दोनों टांगों पर चलकर मेरे पास आया था, मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें चूमते हुए कहने लगा था कि अब तो हमें मिलने की घड़ी भी बहुत करीब आ चुकी है। सिर्फ एक महीना बचा है हमारी शादी को और मुझसे तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। जी चाहता है कि अभी तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, मगर मैं क्या करूं? जमाने के रीति रिवाजों के हिसाब से तो चलना ही पड़ता है। उसने एक ठंडी सांस भरी थी और मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगी थी। मैंने कहा था कि अपनी सबसे प्यारी चीज को पाने के लिए इंतजार की सूली पर तो चढ़ना ही है। मैंने उसे छेड़ा था और वो नाराजगी से मुझे देखने लगा था। कहने लगा, तड़पा लो जितना तड़पाना है, सारे बदले गिन गिन कर लूंगा तुमसे। उसके वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। आज मैं उसका सामना कैसे करूंगी, क्योंकि मैंने तो उसे सही सलामत कल विदा किया था और आज सुबह सुबह ही मुझे ये बुरी खबर सुनने को मिली थी कि मेरे मंगेतर का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में पड़ा है। मैं बिल्कुल पागलों की तरह भागती हुई यहाँ आई थी, मगर अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि शीशे के पार उसे अपने मंगेतर को इस हालत में देखूं। किस्मत भी क्या अजीब चीज है, जब हमें लगता है कि पूरी दुनिया की खुशियां बस हमारी मुट्ठी में होने आने वाली हैं, तो अचानक हम जैसे किसी सपने से जाग उठते हैं और कड़वी हकीकत हमारा मजाक उड़ा रही होती है। मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। आदित्य और मेरा साथ काफी पुराना था। आदित्य मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। मेरे पापा और आदित्य के पापा आपस में बिजनेस पार्टनर थे और आदित्य भी उसी बिजनेस में रुचि ले रहा था और वही काम करता था। मैं अभी पढ़ाई कर रही थी और मेरा भी इरादा अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाने का था। एक दिन मैं अपने पापा के ऑफिस गई थी और वहीं पर मेरी उससे पहली मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात बहुत सारी मुलाकातों में बदल गई थी और कब हमारे बीच मोहब्बत का बीज फूट पड़ा पता ही नहीं चला और देखते ही देखते हम एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होते चले गए। आदित्य अक्सर मुझे कॉलेज से पिक कर लेता था और फिर हम देर तक एक दूसरे के साथ रहते थे। मेरे घर वाले काफ़ी खुले विचारों वाले थे। लड़के और लड़की की दोस्ती को गलत नहीं समझा जाता था, इसलिए हमारे घर वालों को ये बात पता थी कि हम एक दूसरे से इमोशनली अटैच हो चुके हैं और एक दूसरे की मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुके हैं। मगर मैं आदित्य से 4 साल छोटी थी। उसने अपना मास्टर कर लिया था और अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया था। आदित्य काफ़ी समझदार और मैच्योर इंसान था और मैं लापरवाह सी लड़की, मगर फिर भी दो अलग सोच और दिमाग के लोग आपस में ऐसे जुड़े थे कि हमारे दो दिल एक हो गए थे। मैं पागलपन की हद तक आदित्य को चाहने लगी थी और वो भी मेरे लिए बिल्कुल गंभीर था। इसलिए मेरी एजुकेशन के तुरंत बाद ही घर वालों हमारी सगाई करा दी। मेरी खुशी की तो कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत इतनी आसानी से मिलने वाली थी, जबकि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे पाने के लिए न जाने कितने ही कड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। मगर आदित्य को पाने के लिए मुझे कोई इम्तिहान से नहीं गुजरना पड़ा था। एक दूसरे का होने के लिए एक छोटा सा साथ पूरी जिंदगी का साथ बनने वाला था। हमारी शादी को सिर्फ एक ही महीना तो रह गया था। मैं और मेरा परिवार हमारी शादी की तैयारियों में मग्न थे
और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और आदित्य भी अपने माता पिता का अकेला बेटा था। इसलिए दोनों ही परिवार इस शादी को लेकर बहुत खुश थे। जैसे जैसे हम एक दूसरे को पाने के करीब आ रहे थे, हमारी तड़प और मोहब्बत बढ़ती ही जा रही थी। मगर मुझे पता नहीं था कि हमारी खुशियों को कितनी बुरी नज़र लगने वाली है। हादसे से एक दिन पहले आदित्य मेरे पास आया था। उसने मेरे हाथ थामकर चूमे और कहा कि अब इंतजार करना मुश्किल हो गया है। वो मुझे पाने और अपना बनाना चाहता है। उसकी आंखों में दीवानगी देखकर मेरा दिल धड़कने लगा और मैंने मुस्कुराकर कहा, बस बहुत जल्द मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, थोड़ा और सब्र करो। वो ठंडी सांस लेकर बोला कि वो हर पल गिन गिन कर बदला लेगा, मोहब्बत के बदले मोहब्बत देकर मेरी रूह को खुश कर देगा। वो ये कहकर चला गया और मैं उसी के साथ अपने सपने देखते हुए मीठी नींद में सो गई। मगर सुबह का सूरज शायद मेरे लिए जिंदगी को अंधेरा करने के लिए ही उगा था। मैं अभी सो ही रही थी कि माँ कमरे में आई। उसने मेरे ऊपर से लिहाफ हटाया तो मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ माँ, आपके चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ी हैं? आंखें मलते हुए मैंने माँ को देखा तो माँ बोली, तिरशा बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं भी भीतर तक दहल गई। मैंने घबरा कर पूछा, पापा तो ठीक है ना माँ? मैं जल्दी से बिस्तर से उठी। माँ बोली, तुम्हारे पापा अस्पताल में हैं बेटा। और मैं वहीं ठिठक गई। मैंने हकलाते हुए कहा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? पापा को क्या हुआ है? माँ बोली, पापा को कुछ नहीं हुआ बेटा, दरअसल। और माँ ने बात अधूरी छोड़ दी। मैं और परेशान हो गई। मैंने जोर देकर पूछा तो माँ ने कहा, आदित्य का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है, हालत बहुत क्रिटिकल है, हमें अभी वहाँ जाना होगा। माँ ने एक साथ जैसे मेरे सिर पर बम फोड़ दिया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। कुछ पल तो समझ ही नहीं आया कि माँ क्या कह रही हैं। जब समझ आया तो मैं ठंडे फर्श पर ही बैठ गई, सर दोनों हाथों में थाम लिया। थोड़ी देर बाद मैं उठी और माँ से कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो तो रात को मुझसे मिलकर गया था, बिल्कुल ठीक था। माँ ने बेबसी से मुझे देखा। तिरसा, खुद को संभालो बेटा, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। माँ ने सहारा दिया और मैं कैसे अस्पताल पहुँची ये तो मैं ही जानती हूँ। आदित्य इमरजेंसी रूम में था। उसके माता पिता बेहद परेशान थे और मेरी भी जान निकलती जा रही थी, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक नज़र उसे देखूं जो नलियों में जकड़ा हुआ था। वो सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकला था कि तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। वो सड़क पर लुढ़कता हुआ चला गया। उसकी एक टांग बिल्कुल खराब हो चुकी थी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि टांग काटनी पड़ेगी और हमारे पास मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। यूं आदित्य की एक टांग काट दी गई। वो अभी तक बेहोश था। सब लोग उसे देख रहे थे, पर मैं कुर्सी पर किसी मूर्त कैसे जैसी बैठी रही। काश ये सपना होता। मेरी आंखें खुले और आदित्य दोनों पैरों पर चलकर मेरे पास आ खड़ा हो। मैं बार बार आंखें मलती, पर यह हकीकत थी। जब आदित्य को होश आया था तो मैंने उसका हाथ पकड़े रखा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो खाली खाली नजरों से मुझे देखता रहा। जब उसे पता चला कि उसकी एक टांग नहीं रही, वो देर तक चिल्लाता और रोता रहा, यहाँ से निकल जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा। मैंने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर चूमा। हमारे आंसू मिल गए। वो हैरानी से मुझे देखता रहा। बोला, तिरसा प्लीज जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैं रोते हुए बोली, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? क्या मेरी मोहब्बत क्या झूठी है? मैं दिल से तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा नहीं रहा। मेरे लिए बस इतना जरूरी है कि तुम्हारा दिल और मेरा दिल अब भी एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। मेरी बात सुनकर वो हिचकियां लेते हुए रो पड़ा और उस पल मुझे उस पर बेहद प्यार आया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं हर वक्त आदित्य के साथ रहती ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। ऐसे हाल में इंसान बहुत भावुक हो जाता है। वो कहता, तिरसा तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम्हें कोई और भी पूरा इंसान मिल सकता है। मैं जवाब देती, मेरे लिए तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुमने मेरी जात का अधूरापन दूर किया है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी मम्मी ने भी मुझे समझाने की कोशिश की थी कि तिरसा तुम्हें अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए, लेकिन मैं हैरानी से माँ को देख रही थी। मैंने कहा, क्या बात कर रही हैं मम्मी?
क्या आप समझती हैं मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर है? मैंने आदित्य को सच्चे दिल से चाहा है और अगर मैं दुल्हन बनूंगी तो सिर्फ आदित्य की दुल्हन बनूंगी, वरना सारी जिंदगी यूं ही बैठी रहूंगी। मेरी माँ मुझे बेबसी से देख रही थी और इस तरह मैं आदित्य की जिंदगी का हिस्सा बन गई। दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मुझे लगा जैसे मेरा वजूद मुकम्मल हो गया हो। उस रात आदित्य ने मुझे कहा, एक अधूरा इंसान तुम्हें पूरा कैसे करेगा? और मैंने हंसकर जवाब दिया, आज ही तो मैं पूरी हुई हूँ। ये कहते ही मैंने खुद को उसकी अमानत कर दिया। वो रात बेशक मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। आदित्य ने मेरी हर कमी को मिटा दिया था और उसका साथ पाकर मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। जिंदगी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। मुझे आदित्य का अधूरापन नजर ही नहीं आता था, सिर्फ अपनी बेइंतहा मोहब्बत दिखाई देती थी। यूं हमारी जिंदगी फिर से अपनी पटरी पर चलने लगी। आदित्य ने दफ्तर संभाल लिया था और मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, क्योंकि मुझे एमए पूरा करना था और फिर आदित्य के साथ मिलकर अपने और उसके पापा का ऑफिस संभालना था। बस यही मेरी ख्वाहिश थी। आदित्य पहले से ज़्यादा बिजी रहने लगा था, मगर मेरी चाहत में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि मैंने महसूस किया कि वो अब पहले जैसी शिद्दत नहीं दिखाता। घर आकर भी दफ्तर की फाइलें लेकर बैठा रहता है। कभी कभी मैं जबरदस्ती उसकी फाइलें हटाकर उसकी गोद में बैठ जाती, उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम कर कहती, मोहब्बत भी जरूरी होती है क्या? हर वक्त घर में दफ्तर सजाए रहते हो? वो मुस्कुराकर जवाब देता, मेरी जान, मोहब्बत के साथ साथ रोजगार की भी फिक्र जरूरी होती है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अब मैं अपनी अलग पहचान बनाना चाहता हूँ, ताकि लोग ना कहें कि मैं अपने माँ बाप के पैसों पर पल रहा हूँ। वैसे भी पापा ने सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है, मेरे अलावा कौन देखेगा? मैं मुस्कुराकर कहती, परेशान मत हो, बस 2 साल रह गए हैं मेरे मास्टर में, उसके बाद हम दोनों मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। वो हंसकर कहता, तुम अभी बच्ची हो, इन बारीकियों को नहीं समझती। मैं बुरा मान कर कहती, क्या मतलब? मैं बहुत होशियार स्टूडेंट हूँ और मेरी सारी पढ़ाई बिजनेस से ही जुड़ी है। मुझे हल्के में मत लिया करो। मैं उसे डांटती और वो हंस पड़ता। ये सच भी था कि यूनिवर्सिटी में मैं अपनी काबिलियत से जल्द ही सबकी नज़रों में आ गई थी। मेरा क्लासमेट मयंक शुक्ला भी काफ़ी तेज था। हमारे काबिलियत में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मुझे भी जहीन लोग पसंद थे, इसलिए मैंने खुशी खुशी उससे दोस्ती कर ली। इसके अलावा मेरी किसी से कोई खास दोस्ती नहीं थी, क्योंकि मैं बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करती थी। मैं जल्द से जल्द आदित्य के साथ बिजनेस करना चाहती थी, ताकि उसकी हेल्प कर सकूं। एक दिन आदित्य मुझे यूनिवर्सिटी से पिक करने आया अपने ड्राइवर के साथ। वो कार में बैठकर मेरा इंतजार कर रहा था। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मयंक, जो मेरे साथ ही क्लास से निकला था, बोला, क्या बात है, आज बड़ी खुश दिख रही हो? मैंने हंसकर कहा, हाँ, आज मेरे पति मुझे खुद लेने आए हैं, इसलिए खुश हूँ, वरना उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। मयंक ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मैंने माथे पर झट से हाथ रखा और बोली, मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं कि आदित्य मल्होत्रा एमके कंपनी के सीईओ मेरे पति हैं और वही आज मुझे लेने आए हैं। मैंने मुस्कुराते मयंक को बताया तो वो कुछ देर तक मुझे खामोशी से देखता रहा, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो। और उसका रिएक्शन देखकर मैंने उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी। मैंने कहा, कहाँ खो गए हो? क्या तुम्हें मैं शादीशुदा नहीं लगती? और जैसे वो हकीकत की दुनिया में लौटा तो बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम शादीशुदा हो। इतनी जल्दी तुमने शादी भी कर ली? उसके लहजे में हल्का सा दर्द था जो मैं महसूस न कर सकी थी। मैंने कहा, हाँ, हम एक दूसरे को पसंद करते थे और बिना एक दूसरे के रह नहीं सकते, इसलिए मैंने शादी कर ली। ये कहते ही मैंने मयंक को गुड बाय कहा और आदित्य को, जो गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा था, उसके साथ पिछली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आदित्य ने पूछा, वो लड़का कौन था? काफ़ी उदास लग रहा था और मैं हंसने लगी। मैंने कहा, वो मेरा क्लास फेलो है मयंक। मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो बहुत होशियार स्टूडेंट है और हमारी दोस्ती हो गई है। आदित्य मुस्कुराने लगा, बोला, शायद उसे अफसोस हुआ है कि आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने कहा, उसका तो पता नहीं, पर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरे लिए टाइम निकाला।
मैंने शरारत से आदित्य को देखा तो वो गंभीर होकर बोला, हमें कहीं जाना है, इसलिए मैं खुद आया हूँ लेने। और मैं हैरानी से उसे देखने लगी। बोली, क्या बात है, कहाँ जाना है, क्या कहीं डेट पर जा रहे हैं? मेरी शरारतें बढ़ती जा रही थी, मगर वो संजीदगी से बोला, हमें हॉस्पिटल जाना है। और मेरी आंखों में देखने लगा। मैं एकदम से चुप हो गई। क्या फिर कोई बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी? मैंने बेख्तियारी से दिल पर हाथ रख लिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी मुट्ठियों में भींचते हुए कहा, तृप्ति, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है, वे इमरजेंसी में हैं। आदित्य की बात सुनकर मेरे कानों में गर्मी सी उठी और आंखों से चुभने लगी। लगा जैसे मेरा दिल भी थम सा गया हो। उसने मुझे झट से अपनी ओर खींच लिया और बोला, हिम्मत रखो, उन्हें कुछ नहीं होगा। मगर मैं कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही। आंसू बेख्तियार टूटकर आदित्य की शर्ट को भिगोने लगे। हॉस्पिटल पहुंची तो मैं भागती हुई इमरजेंसी रूम की ओर बढ़ी। मम्मा भी वहीं थी और रोए जा रही थी। मैं उनके गले लग गई। बोली, क्या हुआ है पापा को, आप मुझे बताइए ना। 1 हफ्ता पहले मैं उनसे मिलकर आई थी, वे बिल्कुल ठीक थे, अचानक उन्हें क्या हुआ? मम्मा बोली, वे पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशान थे। मैं पूछती तो बताते नहीं थे, बस कहते थे कि कंपनी में कुछ मामला है, जल्दी हल हो जाएगा, टेंशन मत लो। मगर शायद उन्होंने बात दिल पर ले ली, इसलिए उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ये कहते ही मम्मा फिर से रोने लगी और मैं बिल्कुल स्तंभ सी बैठी रही। मैंने कहा, अगर ऐसा है कोई बात होती तो आदित्य मुझे ज़रूर बताते, क्योंकि आदित्य के पापा और मेरे पापा दोनों पार्टनर थे। अगर कोई नुकसान हुआ होता तो आदित्य मुझसे क्यों छुपाता? फिर मैंने सोचा कि पापा से खुद पूछूंगी, मगर वो मौका ही नहीं आ सका, क्योंकि एक और बड़ा इम्तिहान मेरे सामने खड़ा था। एक और जान से प्यारी चीज मुझसे बिछड़ने वाली थी। जब डॉक्टर आकर बोले कि हम उन्हें बचा नहीं सके, तो मैं और मम्मा बिल्कुल स्तंभ होकर डॉक्टर को देखने लगे। इतने में आदित्य भी अपने पापा के साथ आ गया और वो ये खबर सुनकर भी बिल्कुल चुप हो गए। और मुझे यूं लगा जैसे मैं और मेरी माँ एकदम से तपते रेगिस्तान में खड़े हों। ऐसा कैसे हो सकता है? भला मेरे पापा अचानक से हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी। ऐसा लगा जैसे मैं भरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ। मैं अपनी मम्मा के साथ घर पर ही थी, अभी अपने घर नहीं गई थी। आदित्य भी मुझे साथ चलने के लिए भी नहीं कहा था। शायद वो समझ गया था कि मैं कुछ दिन यहीं रहना चाहती हूँ। आदित्य फोन पर ही कभी कभार मेरा हाल चाल पूछ लेता था। शायद पापा के जाने के बाद वो ज़्यादा बिजी हो गया था। उसके हिस्से का सारा काम भी उसी के कंधों पर आ गया था, इसलिए उसके पास मुझे दिलासा देने का भी वक्त नहीं था। पापा के जाने के लगभग 1 महीने बाद जब मैंने खुद ही वापस जाने का सोचा और तैयारी करने लगी, मम्मी ने भी कहा कि तिरसा बेटा, अब तुम्हें भी अपने घर चले जाना चाहिए और अपने पापा के बिजनेस को संभालना चाहिए। बेचारा अकेला आदित्य सब कुछ कैसे मैनेज करेगा? मैंने मम्मा को तसल्ली दी और अपना सामान पैक करने लगी कि अचानक डोरबेल बजी। मुझे लगा आदित्य आया होगा मुझे लेने के लिए, क्योंकि उसे मैंने मैसेज किया था। मगर जब दरवाज़ा खोला तो सामने वकील साहब खड़े थे। मम्मी ने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाया और हम दोनों भी उनके साथ बैठ गए। उन्होंने कुछ कागजात निकाले और कहा कि मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। शायद आपको पता नहीं कि शंकर साहब ने अपनी कंपनी के सारे शेयर आदित्य मल्होत्रा को बेच दिए थे। ये उनकी स्टेटमेंट है और नीचे उनके सिग्नेचर भी हैं। आपकी तसल्ली के लिए, अब आपका एमके कंपनी में कोई हिस्सा नहीं रहा और ये पूरी तरह कंपनी श्री आदित्य मल्होत्रा की नाम है। वकील साहब किसी रोबोट की तरह हमें सारी बातें बता रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था और उनकी बातें सुनकर मानो हमें सांप सूंघ गया हो। मैंने अपनी मम्मा को अविश्वास भरी नज़रों से देखने लगी। शायद पापा ने उन्हें कुछ बताया हो, मगर मम्मी मुझसे भी ज़्यादा हैरान थी। बोली, ऐसा कैसे हो सकता है भला? वकील साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है? मगर वकील साहब बोले, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। अगर आप इस मामले में बेखबर थीं तो आदित्य सर से पूछ लीजिए। अब मुझे इजाज़त दें। ये कहकर वकील साहब चले गए और मम्मी ने तो अपना सिर पकड़ लिया था। बोलें कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है? अगर ऐसी कोई बात होती तो तुम्हारे पापा मुझे ज़रूर बताते।
वो इतनी मेहनत से खड़ी कंपनी को यूं किसी के हवाले कैसे कर सकते हैं? कहीं हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं की? और मैं मम्मी को देखकर अंदर तक दहल गई। मैंने कहा, मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको आदित्य के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और पापा की बहुत इज्जत करता है। मैं अभी उसे फ़ोन करती हूँ, बल्कि मैं खुद ही जा रही हूँ और मैं उससे पूछती हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने मम्मी को तसल्ली दी और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया। मेरे हाथ लगातार काँप रहे थे और दिल किसी अनजाने डर का शिकार था। मगर मुझे आदित्य पर भरोसा था। जरूर कोई ऐसी बात हुई होगी जो वो मुझे बताकर परेशान नहीं करना चाहता होगा। मैं खुद ही उससे पूछ लूंगी। और मैं जैसे ही एम के कंपनी के भीतर पहुंची तो आदित्य की सेक्रेटरी ने मुझे रोक लिया। बोले कि आदित्य सर, एक ज़रूरी मीटिंग चल रही है, आप प्लीज़ वेट कर लें। मैंने नापसंदगी से उसे देखा। मैंने कहा कि मैं आदित्य की पत्नी हूँ और मुझे वेट नहीं करना। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है चाहे कर लो। मैं गुस्से से फट पड़ी थी तो वो चुप हो गई और सिर से पैर तक मुझे देखने लगी। फिर उसने एक नंबर डायल किया, मगर उससे पहले ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी। चाहे जितनी भी ज़रूरी मीटिंग हो, मुझसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकती। मैं सीधे ऑफिस के अंदर चल गई। आदित्य कुछ लोगों के साथ मीटिंग में बिजी था। वो सामने प्रोजेक्टर की ओर देखकर उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, सब लोग मुझे देखने लगे और आदित्य ने भी पलटकर मुझे देखा। शायद उसे अच्छा नहीं लगा कि मैं यूं बिना बताए आ गई हूँ, मगर अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा था। इतना सब हो गया और उसने मुझे बताया तक नहीं था। आज मैं उससे जवाब लेकर ही रहूंगी, मैंने मन ही मन तय कर लिया था। आदित्य ने सबको एक इशारा किया और वे अपनी फाइलें समेटकर कमरे से निकल गए। मैं कदम कदम चलती हुई इसके बिल्कुल सामने गई। उसने सामने कुर्सी की और इशारा किया। मैंने कहा कि मैं बैठने नहीं आई हूँ। इतना सब हो गया और तुमने मुझे कुछ भी बताया नहीं। इस कंपनी में मेरे पापा आधे शेयर थे। तुम्हारे पापा और मेरे पापा ने मिलकर इसे बनाया था और तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाओगे? क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे आंसू छलक पड़े, मगर वो बिल्कुल सपाट चेहरा लिए बैठा रहा। बोला, यही सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा ने आखिर ऐसा क्यों किया और उन्होंने मेरे पापा को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? वो ये पूरी कंपनी खुद हड़प कर किसी को बेचना चाहते थे। शुक्र है मुझे पता चल गया, वरना हम तो सड़क पर आ जाते। और मैं ऐसी थी जैसे कांटों खून, बदन में खून नहीं था। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। वे धोखा देने वालों में से नहीं थे। वो बोला, तो क्या मैं धोखा देने वालों में से हूँ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कहा, तुम एक मरे हुए इंसान पर इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मैंने अपने पापा को अच्छी तरह जानती थी। वो बोला, साफ साफ कहो कि तुम मुझे धोखेबाज कह रही हो। मैंने कहा, आदित्य, बात को गलत दिशा में मत दो। पापा ने मुझे कई बार कहा था कि मुझे ही उनकी जगह कंपनी संभालनी है, तुम्हारे साथ मिलकर काम करना है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे ज़रूर बताते। मैं चाहकर भी बस सफाई देते जा रही थी और आंसू मेरी आंखों से टप टप गिर रहे थे, मगर उसका चेहरा वही सपाट रहा, जज्बातों से खाली। ये वो चेहरा नहीं था जिससे मैं प्यार करती थी, जिस पर मैं भरोसा करती थी। ये तो कुछ और ही था। उसने कहा, जो सच था वो तुम्हें बता दिया है। अब इस कंपनी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। मैंने अपनी मेहनत से इस कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया, वरना तुम्हारे पापा ने तो इसे डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये पूरी की पूरी अब मेरी है और मैं इसमें किसी की भी साझेदारी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल सन्न रहकर उसे देख रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ आदित्य, तुम्हारी साझेदार नहीं। वो बोला, इस रिश्ते में दरार तुमने खुद पैदा की है, तुम पर मुझ पर शक करके। मैंने कहा, क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? वो मेज की ओर झुककर अपनी दोनों कोहनियां टिकाकर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, तिरछा, शायद अब वक्त आ गया है कि हमें अपने रास्ते बदल लेना चाहिए, क्योंकि तुम अपने पति पर शक करने लगी हो, उसके शब्दों पर यकीन नहीं करती, बल्कि अपने मर चुके पिता की बात पर विश्वास करती हो। मैंने झट से उंगली उसकी ओर उठा दी। खबरदार, जो मेरे पापा के बारे में एक शब्द भी बोला तो घटिया इंसान, तुमने मेरी मोहब्बत को दो कौड़ी का कर दिया है। मैंने तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त में अपनाया था और तुमने मुझे मेरे बुरे वक्त में छोड़ रहे हो।
वो तल्खी से मुस्कुराया। आखिरकार तुमने मुझे ये ताना दे ही दिया कि मैं एक अधूरा इंसान हूँ और तुम्हारे काबिल नहीं, तो जाओ किसी पूरे इंसान को ढूंढ लो। बैंक तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान हो सकता है। उसकी बात मेरे गालों पर तमाचे जैसी लगी। चेहरा सुर्ख हो गया। ये बात वो कह भी कैसे सकता था? वो तो मेरा दोस्त था। मेरा कंधा फिर से ढलक गया क्योंकि मैं कमजोर थी। मैंने इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत और सब कुछ नहीं खोना चाहती थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गई। उसके दोनों हाथों से अपने हाथ रख दिए। झुककर कहा, आदित्य मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें इनमें मोहब्बत नजर नहीं आती? मैंने तुम्हें टूटकर चाहा, तुम पर हद से ज्यादा एतबार किया, मगर तुम मेरे पापा पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। कंपनी रखनी है तो रख लो, पर उनके बारे में कुछ भी बुरा मत बोलो, मुझे तकलीफ होती है। वो अब भी सपाट चेहरा और बेजान आंखों से मुझे देख रहा था। बोला, तिरसा मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की कैद से आज़ाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हें अपनाकर मुझे एहसास हुआ कि हम दो बिल्कुल अलग लोग हैं। तुम हद से ज़्यादा जज्बाती और बच्ची सी हो। तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है और मुझे किसी मैच्योर इंसान की ज़रूरत है, वरना मैं अकेला ही ठीक हूँ। उसकी बातों ने मेरे दिल को काट कर रख दिया था कि आंसुओं के साथ वो बह निकला, मगर आज इन आंखों में सिर्फ आंसू नहीं बहे, बल्कि वो सारी मोहब्बत भी बह गई जो आदित्य के लिए थी। शायद वो इंसान प्यार के काबिल ही नहीं था। मैंने बेबस होकर पूछा, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? उसके चेहरे पर जरा भी दर्द नहीं था। हाँ, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ ये कहते हुए। मैं कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही, फिर सीधी खड़ी हो गई। मैंने कहा, आदित्य तुम बहुत पछताओगे। किसी का हक छीन कर तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तुमने चंद पैसों के लिए आज इतना कीमती खजाना खो दिया, मेरी मोहब्बत खो दी। शायद तुम्हें डर था कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो कंपनी वापस पाने की कोशिश करूंगी, इसलिए तुमने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। मगर वादा करती हूँ, कभी तुम्हारी जिंदगी में पलट कर नहीं आऊंगी। तुम्हारा मामला मैं ऊपर वाले पर छोड़ती हूँ। ये कहते ही मैं वहां से चली आई। इतना बड़ा फैसला सुनकर भी मैं जमीन पर चल रही थी। मुझे ताज्जुब हुआ। मैं वापस अपनी माँ के घर आई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। किसी का सामना करना नहीं चाहती थी। अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। यूं लगा भरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ। न मोहब्बत रही, न पिता का साया। कुछ दिन यूं ही बेख्याली में गुजर गए। यूनिवर्सिटी भी जाना छोड़ दिया। एक दिन मयंक मेरे घर पर आ गया और मुझे इस हालत में देखा तो बिल्कुल टूट गया। कहने लगा, तिरसा तुम्हें क्या हुआ है? तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं आती हो? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, बस जिंदगी में इतने धोखे मिले हैं कि अब मैं दोबारा से सर उठाने के काबिल नहीं रही। मेरे जान से प्यारे पति ने मुझे छोड़ दिया, जिसके लिए मैंने किसी भी चीज की परवाह नहीं की थी। ये कहते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी और मम्मा भी बिस्तर से लग गई हैं। मगर मैं ढीठ हूँ जो अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना सारा गम मयंकों को क्यों बता रही हूँ, मगर मुझे वाकई किसी कंधे की सख्त ज़रूरत थी, वरना मैं अंदर ही अंदर मर जाती। मयंक ने मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखा और कहा, तिरसा तुम्हें मजबूत बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा वही नहीं होता जो हम चाहते हैं। कई बार हमारी प्लानिंग कुछ और होती है और ऊपर वाला कुछ और सोच कर बैठा होता है और वही हमारे हक में बेहतर होता है। तुम इस हकीकत को स्वीकार कर लो तो बेहतर है, और प्लीज़ अपनी पढ़ाई तो मत छोड़ो। मैंने कहा, क्या रखा है इन पढ़ाइयों में? हमारा सब कुछ हमसे छिन गया। मेरे पापा की सारी उम्र भर की मेहनत उसने धोखे से सिग्नेचर करवा कर छीन ली और सारी कंपनी उन्होंने अपने नाम करवा ली। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मयंक कहने लगा, जो लोग धोखे से दूसरों का माल हथिया लेते हैं, उन्हें वो माल हजम नहीं होता। तुम देखना वो कैसे मुंह के बल गिरेगा और तुम्हारी तरफ रेंगता हुआ आएगा। मैं उसे देखकर तल्खी से मुस्कुरा दी। मैंने कहा, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती और ये भी नहीं चाहती कि वो दोबारा मेरी पास आए, क्योंकि मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ चुकी हूँ और जिसे मैं छोड़ दूँ उसे फिर चाहकर भी अपना नहीं सकती। वो कुछ लम्हे मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा,
प्लीज़ कल से यूनिवर्सिटी आना शुरू कर दो, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें वापस से एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ ले आऊँगा। एक इंसान के धोखा देने से हमें ज़िंदगी में दूसरे इंसानों से मुंह नहीं मोड़ लेना चाहिए। ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है तिरशा, हमें हर कदम पर जीने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। और मैं तुम्हें यूं टूटा बिखरा हुआ नहीं देख सकता, मुझे तकलीफ होती है। उसने मेरी आंखों से आंसू चुन लिए, कहने लगा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर वो चला गया और मैं बिल्कुल चुपचाप वहीं बैठी रही और सोचने लगी कि कब तक मैं शोक की हालत में बैठी रहूंगी। इसमें मेरा ही नुकसान है। मुझे अपनी माँ का सहारा बनना है और खुद को मजबूत बनाना है। मैं एक रिश्ता तो खो चुकी थी, अब अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। मैंने दिल में एक इरादा कर लिया और अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी जाने लगी और फिर से एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आने लगी, क्योंकि इसमें मयंक ने मेरा बहुत साथ दिया था। उसकी संगत में मैं सारे गम भूलने लगी थी। वो मुझे हंसाने की कोशिश करता, ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश करता, और वाकई उसकी संगत में कोई जादू सा था कि मैं जितना भी उसके साथ वक्त गुजारती खुद को हल्का फुल्का महसूस करती। और 2 साल पंख लगाकर उड़ गए और मेरा मास्टर पूरा हो गया। इन 2 सालों में मैंने कभी भी मुड़कर आदित्य की तरफ नहीं देखा था और ना ही मैंने उसको मिन्नतें करनी चाही थी। मुझे अब उससे नफरत हो गई थी। मम्मा भी मेरी हालत देखकर खुश रहने लगी थी। मैं उनके सामने कभी नहीं रोती थी, बस हंसती मुस्कुराती रहती और उन्हें भी हंसाने की कोशिश करती, मगर अक्सर रात के सन्नाटे में करवटों पे करवट बदलती रहती और आंसू मेरी आंखों से बहते रहते, मगर मैं अपने दिल का हाल किसी को नहीं बताना चाहती थी। मास्टर करने के बाद मुझे एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी, वो भी मयंक की वजह से। उसने हर मामले में मेरा साथ दिया था। वो बहुत ही मेहनती इंसान था। उसके पिता कोई बिजनेसमैन तो नहीं थे, मगर वो खुद अपने बलबूते पर बहुत आगे बढ़ना चाहता था। उसने मुझे अपने माता पिता से भी मिलवाया था, जो बहुत अच्छे और मिलनसार लोग थे। अब तो मैं अक्सर ही उनके घर आने जाने लगी थी और उनकी माँ भी मेरी माँ से मिलने आती थी। वे दोनों गहरी सहेलियां बन चुकी थी और फिर मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई थी। अतीत की पीड़ा कभी कभी मेरी आंखों में आंसू बनकर बह जाती थी, मगर मैं फिर भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती और खुश रहने का बहाना ढूंढती। एक दिन बैंक मुझे बाहर ले गया, कहने लगा तिरशा देखो तो सही, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। काश तुम मेरी आंखों से देखो तो तुम्हारे सारे गम खत्म हो जाएं। मैं मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ, पहले से बेहतर हूँ, तो मेरे लिए परेशान मत हुआ करो। अगर तुम मुझे सहारा न देते तो शायद मैं कब की टूट कर बिखर चुकी होती। वो कहने लगा मैंने कभी भी कुछ नहीं किया, बल्कि तुम खुद एक मजबूत लड़की हो। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा, फिर अचानक उसने मुझे मेरे दोनों हाथ थाम लिए और अपने मजबूत हाथों से दबाने लगा। मैं हैरानी से उसे देखने लगी, कहने लगी तिरसा क्या तुम्हें नहीं लगता कि हर इंसान को जिंदगी में एक बार खुद को एक मौका देना चाहिए, खुश रहने का, किसी दूसरे इंसान को चांस देने का, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। इधर मेरी आंखों में देखो और बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैंने कहा आज अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। कहने लगा मैं तुम्हें सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं समझता, बल्कि तुम्हें अपने दिल में बहुत ऊंची जगह दे चुका हूँ। बस चाहता हूँ कि तुम भी इस रिश्ते पर मोहर लगा दो जो अब तक बेनाम है, और तुम्हारी रजामंदी का इंतजार कर रहा हूँ। और मैं बिल्कुल हैरान सी उसे देखती रह गई, क्योंकि मैंने सच में मैंको को अपने दोस्त के अलावा कभी कुछ और नहीं समझा था। कहने लगा मुझसे वादा करो कि तुम जिंदगी को एक मौका और दोगी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। मैं उसकी इन बातों पर बिल्कुल खामोशी हो गई थी, इधर उधर देखने लगी। मेरा दिल सीने से जोर जोर से धड़कने लगा था। मैं उसे क्या बताती कि मैं अपनी सारी मोहब्बतें और चाहते तो उस इंसान पर लुटा चुकी हूँ जो इसके लायक ही नहीं था। अब किसी और को देने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था, मगर मैंने उसे ना भी नहीं कहा और बस खामोश रही। अगले दिन उसकी माँ हमारे घर आई, मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा तिरशा बेटा, तुम नहीं जानती
कि तुम मेरे बेटे के लिए कितनी अहम हो। हमारे घर में सबसे ज़्यादा जिक्र तुम्हारा ही होता है। अब तो बस तुम मेरी बेटी बनकर उसकी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी खुशियों से भर दो। और मैं बिल्कुल चुपचाप सी उन्हें देखती रही। मेरे पास ना कोई इनकार था और ना ही कोई इकरार, मगर मैं खुद के सवाल करने लगी थी कि क्या वाकई किसी और से प्यार करने के काबिल हूँ। और इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता था, और मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया था। मेरी माँ ने भी मुझे कहा था कि तिरशा बेटा, मेरे दिल पर बहुत बोझ है, मैं तुम्हें यूं तनहा नहीं देख सकती। मयंक बहुत ही अच्छा लड़का है, हर इंसान धोखेबाज नहीं होता, तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। और मैंने घर वालों के सामने भी कोई विरोध नहीं किया और खामोशी से मयंक की जिंदगी में शामिल हो गई। उसकी खुशी को कोई इंतहा नहीं थी, वो खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। मेरी संगत ने उसे पूरा कर दिया था, उसकी खुशी में खुश थी, मगर बहुत जल्द ही उसने मुझे ये एहसास दिला दिया था कि अगर मोहब्बत का एक दरवाज़ा बंद होता है तो हजार खुल जाते हैं। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो अपना रास्ता खुद बना लेता है, और मेरे दिल में भी मयंक के लिए रास्ता बनता चला गया था, और मैं सर से पांव तक उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। हम दोनों ने अपने एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत की थी, और हम जानते थे कि हम दोनों ही बहुत मेहनती हैं और समझदार भी। और जब दो मेहनती और समझदार लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कामयाबी दूर नहीं होती। और जब हम कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उसी दौरान हमें खबर मिली, MK कंपनी में किसी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। आदित्य ने मुझे छोड़ने के बाद जिस लड़की को अपनाया था वो बहुत चालाक निकली। उसने न सिर्फ आदित्य को धोखा दिया बल्कि उसकी कंपनी भी हथियाली थी। वो आदित्य जिसने उस लड़की और उस कंपनी के लिए मुझे छोड़ दिया था और मेरे पापा पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, आज एक लाठी के सहारे ज़मीन पर आ चुका था। उसका घमंड टूट चुका था। न जाने क्यों मेरे दिल में ना कोई खुशी थी और ना ही कोई गम, और ना ही क्योंकि मैंने उसके बारे में हर जज्बे से खाली हो चुकी थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी थी कि मेरी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि आपसे मिलने कोई आया है। जब मैंने उसे अंदर बुलाया तो वो आदित्य था। उसकी आंखों में बेपनाह पछतावा था। कहने लगा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, मगर मैंने एक हीरा खो दिया। तुम्हें जाने के बाद मुझे कभी भी वो खुशी नहीं मिली जो सुकून मुझे तुम्हारी मौजूदगी में मिलता था। काश मैं लालच में इतना अंधा न होता और तुम्हें यूं जाने न देता। मैं तल्खी से उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। मुझे उस पर तरस आ रहा था, ना कि मोहब्बत। मैंने कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जज्बा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में नफरत भी नहीं पालना चाहती। इतने में मयंक भी अंदर आ गया। आदित्य को देखकर हैरान हुआ। मैं आगे बढ़कर मयंक का हाथ थाम लिया और उसे चूम लिया, और आदित्य को देखकर कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मुझे छोड़ दिया था और मैं अपनी सच्ची मोहब्बत को पा सकी, क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते तो मैं कभी भी मयंक जैसे इंसान की जिंदगी में शामिल नहीं हो पाती। इसलिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। ये कहते ही मयंक ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और आदित्य की आंखों में जैसे किरचे सी चुभने लगी थी। वो शायद ज़्यादा देर तक उस मंजर को देख नहीं सका और अपनी लाठी थामे वहाँ से चला गया। मैंने मयंक के इर्द गिर्द जोर से अपनी बाहें डाल दी और कहा, तुम्हारा शुक्रिया मयंक, मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे साथ ही मुझे सच्ची खुशी मिली है। मयंक ने भी मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।